नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सामान्य हिंदी जो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है इसको आज हम लोग कवर करेंगे। बहुत ही अच्छी बुक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अध्याय नंबर हमारा फर्स्ट है, हिंदी भाषा का इतिहास एवं मुख्य तथ्य। तो जो वीडियो को इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं हम धीमी गति से इसको कर रहे हैं। आप लोग 1.5 गुनी या दोगुनी गति से वीडियो को मैनेज कर सकते हैं। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि किसी भी प्राचीन भारतीय भाषा में हिंदी शब्द उपलब्ध नहीं है। वस्तुतः हमारी भाषा का नाम हिंदी ईरानियों की देन है। संस्कृत में शाह ध्वनि, फारसी में हा बोलती है। जैसे सप्ताह को हम हफ्ता बोलते हैं, असुर को अहुर, सिंधु को हिंदू आदि। भारतवर्ष की पश्चिमी सीमा के लगभग जो इतिहास प्रसिद्ध सिंधु नदी के बहती हैं उसे ईरानी हिंदू या हिंद कहते थे। कालांतर में सिंधु नदी के पार का संपूर्ण भूभाग हिंद कहा जाने लगा। हिंद की भाषा हिंदी कहलाई। मध्यकालीन अरबी फारसी साहित्य में भारत की संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के लिए जवान-ए-हिंद शब्द का प्रयोग मिलता है। भारत में साहित्यिक भाषाओं संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश से भिन्न जनसामान्य की भाषा के लिए भाषा या भाका शब्द का प्रयोग होता था। जैसे संस्कीरत है कूपन जल, भाका बहता नीर, कबीर लिखी भाका चौपाई कहे जैसी, भाका भनित मोरी मति थोरी तुलसी, भाका बोल न जानी जिनके कुल के दास, केशव इत्यादि ने इनका वर्णन किया है। कहा जाता है कि अमीर खुसरो 1253 से 1325 ईस्वी ने सबसे पहले भाषा या भाषा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। खुसरो के ही समय में हिंदी और हिंदवी शब्द मध्य देश की भाषा के अर्थ में प्रचलित हो गए। अमीर खुसरो ने गियासुद्दीन तुगलक के बेटे को हिंदी या हिंदवी की शिक्षा के लिए खलीकवारी नामक फारसी हिंदी कोश की रचना की। इस ग्रंथ में भाषा के अर्थ में हिंदवी शब्द 30 बार और हिंदी शब्द 5 बार आया। भाषा के लिए हिंदी शब्द प्राचीनतम प्रयोग सफरुद्दीन के जफरनामा 1424 ईस्वी में मिलता है। हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना गया। इसी अवधि में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। संस्कृत भाषा के 2 रूप, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। संसदकालीन में बोलचाल की भाषा कालांतर में परिवर्तित होकर पाली के रूप में विकसित हुई। इसका समय 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक पाली का मानक रूप बौद्ध साहित्य में उपलब्ध है। कालांतर में पहली ईस्वी तक आते आते पाली की बोलचाल की भाषा विकसित होती हुई प्राकृत के रूप में आई। इस अवधि में शौसैनी, पैशाची, प्रांचल, महाराष्ट्री, मगधी, अर्धमगधी नामक क्षेत्रीय बोलियां विकसित हुईं। उसके बाद हमारा हिंदी का विकास क्रम, जिसमें हमारा संस्कृत, सबसे पहले हमने संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभट्ट, हिंदी। तो संस्कृत के 2 पार्ट हुए जिसमें हमारा वैदिक और लौकिक। उसके बाद हमारा जब प्राकृत हुआ, संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत। उसके हमारे प्राकृत के हमारे पार्ट हुए शौरसेनी, पैशाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मगधी, अर्धमगधी। आगे चलकर प्राकृत की विभिन्न बोलियां विकसित होती गईं जो अपभ्रंश की बोलियों के रूप में प्रस्तुत हुई।
अपभ्रंश का समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना गया। अपभ्रंश अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय संक्रांति काल कहा गया। चंद्र शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। अपभ्रंश की रामचंद्र शुक्ल ने प्रकृतभाष तथा चंद्र शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा है। अपभ्रंश का उत्तरकालीन अवस्था अपभट्ट के नाम से जानी जाती। अपभट्ट में विद्यापति में कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना की है। दोहा मूलतः अपभ्रंश भाषा का ही छंद है। अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। अपभ्रंश के भेद। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। सौर सैनी अपभ्रंश ये पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी। पैसाची अपभ्रंश जो हमारा लहदा पंजाबी। ब्रांच जो हमारा अपभ्रंश है वो सिंधवी। महाराष्ट्र अपभ्रंश मराठी। मागधी अपभ्रंश जो हमारा बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। अर्ध मागधी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। खड़ी बोली हिंदी का विकास। खड़ी बोली हिंदी का विकास मुख्य रूप से निम्न युगों में हुआ, जैसे हमारा भारतेंदु पूर्व युग इसमें शुद्ध खड़ी बोली हिंदवी के पुराने नमूने अमीर खुसरो और बंदा नवाज गेसूद राज की रचनाओं में मिलते हैं। हिंदी का वास्तविक आरंभ 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। तब से आज तक समय को 3 कालों में विभाजित किया गया है। आदिकाल 1000 ईसा पूर्व से 14 ईस्वी तक, मध्यकाल 14 से 1800 ईस्वी तक और आधुनिक काल 18 से अब तक को माना जाता है। हिंदी के विकास में सर्वप्रथम फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का योगदान रहा। इसके आचार्य जॉन गिलक्राइस्ट ने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों को हिंदी सिखाने के लिए उन्होंने एक व्याकरण और एक शब्दकोश की रचना की। गिलक्राइस्ट की देख रेख में अनेक पुस्तकों का अनुवाद, मौलिक रचनाएं भी प्रकाशित हुई। इसी संदर्भ में इंसा अल्लाह खां और लल्लू लाल सदरलाल मिश्र और सदा सुखलाल का योगदान अविस्मरणीय रहा। इंसा अल्लाह की रानी केतकी की कहानी ठेठ बोलचाल की भाषा में लिखी गई। लल्लू लाल की 14 रचनाएं बताई जाती हैं। प्रेम सागर उनकी प्रसिद्ध कृति है। सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान 1803 में। उसके बाद हमारा अध्यात्म रामायण और रामचरित की रचना की। सदालाल सुखलाल ने अपने सहयोगी की तुलना में कम लिखा। सुख सागर उनकी प्रसिद्ध रचना है। हिंदी के विकास में प्रथम पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारतेंदु पूर्व काल में हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 1826 ईसा पूर्व में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ। 1828 ईसा पूर्व में कलकत्ता के वंगदूत का प्रशासन आरंभ हुआ, जिसे 1829 ईस्वी में सरकार ने बंद करवा दिया। राजा सी प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार 1844 ईस्वी में का प्रकाशन आरंभ किया। इसकी भाषा हिंदुस्तानी थी। इसकी उर्दू शैली की विरोध में इसकी उर्दू शैली के विरोध में सुधाकर पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसी क्रम में कोलकाता के समाचार सुधावर्षण 1854 ईस्वी पूर्व में नामक दैनिक का प्रकाशन आरंभ हुआ।
पंजाब से नवीन चंद्र राय ने ज्ञान प्रकाशिनी पत्रिका निकाली। राजा से प्रसाद सितारे हिंद ने विद्यालयों के लिए अनेक पाठ्यपुस्तकों की रचना करके हिंदी के विकास और प्रचार में योगदान दिया। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1861 ईसा पूर्व आगरा के प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। इन्होंने संस्कृति गर्भित शुद्ध हिंदी का प्रचार प्रसार किया। राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक का अनुवादन संस्कृत में खड़ी बोली में किया। ईसाइयों पादरियों ने अपने धर्म प्रचार के लिए हिंदी के माध्यम से बनाया। इससे हिंदी के प्रचार प्रसार में बड़ी सहायता मिली। 1817 में ईसापुर में कलकत्ता बुक सोसाइटी और 1833 में लगभग आगरा के स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई। इससे विभिन्न विषयों की पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। भारतेंदु, अब हमारा आता है भारतेंदु युग। भारतेंदु को आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। इन्होंने हिंदी की विभिन्न विधाओं में साहित्यिक सर्जन किया। 1850 ईस्वी में 1900 तक इस अवधि को भारतेंदु युग कहा जाता है। उसके बाद हमारा आता है भारतेंदु ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की अरबी फारसी प्रधान हिंदी और राजा लक्ष्मण सिंह की संस्कृतनिष्ठ हिंदी के बीच एक मार्ग निकाला। हिंदी खड़ी बोली के विकास में भारतेंदु जी का योगदान हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी में, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधिनी 1874 पत्रिकाओं में निबंधों में द्रष्टव्य है। भारतेंदु मंडल के रचनाकारों का मूल स्वर नवजागरण है। इसके प्रमुख रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, बाला श्रीनिवास, उसके बाद सुधाकर द्विवेदी, राधाकृष्ण आदि। हिंदी के विकास में काशी नगरी पाषाणी सभा 1893 में इंडियन प्रेस प्रयाग का अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। नागरी पाषाणी सभा की प्रेरणा से इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा जून 1900 संस्कृत पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसके प्रथम संपादक चिंतामणि घोष थे। अब हमारा था द्विवेदी युग आता है। अब हमारा पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी वर्ष 1903 में स्वरस्वती पत्रिका के संपादक नियुक्त हुए। स्वरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया है। वर्ष 1900 से 1920 तक इस अवधि को द्विवेदी युग कहा जाता है। इस युग को डॉक्टर नागेंद्र ने जागरण सुधार काल कहा। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरल और शुद्ध भाषा के प्रयोग पर विशेष बल दिया। वे लेखकों कवियों की रचनाओं की परिवर्तनीय व्याकरण संबंधी त्रुटियों को स्वयं संशोधित कर देते थे और उन्हें शुद्ध लिखने के लिए प्रेरित करते थे। उसके बाद द्विवेदी युग के प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त, रामचरित्र उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय उर्फ हरियोद, नाथूराम शर्मा शंकर, सियाराम शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण, गया प्रसाद शुक्ला, स्नेही, राम नरेंद्र त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन इत्यादि हैं।
उसके बाद हमारा आता है छायावाद युग। छायावाद युग वर्ष हमारा 1918 से 1936 को हिंदी साहित्य में भक्ति काव्य के बाद स्थान दिया जाता है। छायावादी काव्य में प्रसाद जी ने इस एक कृति ये प्रकृति को मिलाया, निराला ने मुक्त छंद दिया, पंत जी ने शब्दों को सरल सरस बनाया, तो महादेवी ने उसमें प्राण डाले। छायावाद युग में माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, सिया राम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, गुरु भगत सिंह इत्यादि ने अन्य काव्य प्रवृत्तियों में साहित्य सर्जन करके हिंदी को समृद्ध किया। प्रगतिवाद। हिंदी साहित्य में वर्ष 1936 से 1942 तक की अवधि को प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कार्ल मार्क्स हैं। राजनीति में जो मार्क्सवाद है वो साहित्य में वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद कवियों में सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन त्रिलोचन शास्त्री, राजेंद्र राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर रामविलास शर्मा। उसके बाद प्रयोगवाद शब्द का प्रचलन आज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक से माना जाता है। आज्ञे ने तार सप्तक के कवियों को राहों को अन्वेषणी कहा है। प्रयोगवाद सबसे अधिक अस्तित्ववाद से प्रभावित है। समकालीन समीक्षा के आज्ञे को अस्तित्ववादी घोषित किया गया है। नई कविता के प्रमुख अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि है। नई कविता के पत्रिका का प्रकाशन 1954 में इलाहाबाद में हुआ। इसके संपादक डॉक्टर जगदीश गुप्त थे। हिंदी हमारे देश की समृद्ध भाषा है। इसने साहित्य की सभी विधाओं, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, यात्रा सहित, पत्र सहित इत्यादि में साहित्यिक सर्जन हो रहा है। दक्षिण के राष्ट्रकूटों और यादवों का राज्य स्थापित होने पर वहाँ हिंदी का खूब प्रचार प्रसार हुआ। मुस्लिम साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ हिंदी भाषा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि प्रदेशों में प्रसारित हुई। स्वाधीनता संग्राम आंदोलन की भाषा हिंदी होने से हिंदी का पूरे देश का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। उसके बाद हिंदी विकास से संबंधित संस्थाएं हुई। संस्था का नाम इधर हमारा स्थापना वर्ष है तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में जो पश्चिम बंगाल में। उसके बाद हिंदी उद्धारणी पत्नी मध्य सभा प्रयाग उत्तर प्रदेश 1884 में स्थापना हुई। नागरी पचाड़ी सभा काशी उत्तर प्रदेश, इसकी स्थापना 1893 में हुई। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग उत्तर प्रदेश, इसकी स्थापना 1910 में हुई। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था मद्रास चेन्नई 1915 में हुई। अखिल भारतीय संगीत परिषद बम्बई महाराष्ट्र 1919 में हुई। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद गुजरात 1920 में इसकी स्थापना हुई। हिंदी विद्यापीठ देवघर झारखंड 1929 में हुई। नागरी लिपि सुधार समिति गांधी जी की अध्यक्षता में इंदौर मध्य प्रदेश 1935 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद हमारे प्रगतिशील लेखक संघ लखनऊ उत्तर प्रदेश, इसकी स्थापना 1936 में हुई। राष्ट्र प्रचार समिति वर्धा महाराष्ट्र 1936 में इसकी स्थापना हुई। असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी असम 1938 में इसकी स्थापना हुई। बम्बई हिंदी विद्यापीठ बम्बई महाराष्ट्र, इसकी स्थापना 1938 में हुई। इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन बम्बई महाराष्ट्र, इसकी स्थापना 1942 में हुई।
राष्ट्रभाषा परिषद पुणे महाराष्ट्र, इसकी स्थापना 1945 में हुई। देवनागरी लिपि सुधार समिति उत्तर प्रदेश, इसकी स्थापना 1947 में हुई। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना, इसकी स्थापना 1951 में हुई। हिंदी साहित्य अकादमी नई दिल्ली, इसकी स्थापना 1953 में हुई। उसके संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली, इसकी स्थापना 1953 में हुई। फिर नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली, इसकी स्थापना हमारी हुई 1957 में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली, इसकी स्थापना 1959 में हुई। उसके बाद हमारी नगरीय लिपि परिषद नई दिल्ली में, इसकी स्थापना हमारी 1975 में हुई। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र, इसकी स्थापना 1997 में हुई। राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास हुआ। जिस भाषा में शासन का कामकाज संपादित होता उसे राजभाषा कहते हैं। अशोक के समय पाली राजभाषा थी। राजस्थान में 11वीं और 15वीं शताब्दी के मध्य पुरालेखों से पता चलता है कि उस समय हिंदी मिश्रित संस्कृत राजभाषा थी। मोहम्मद गोरी से लेकर अकबर तक हिंदी राजभाषा की मोहम्मद गोरी से लेकर अकबर तक हिंदी राजभाषा थी। अकबर के शासनकाल में मंत्री टोडरमल के आदेश से फारसी राजभाषा घोषित की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1833 तक फारसी को राजभाषा बनाए रखा। ब्रिटिश शासन ने लॉर्ड मेकाले के प्रयास से अंग्रेजी को राजभाषा पद से शोभित हुई। राष्ट्रीय चेतना विकास के साथ साथ हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की जोरदार मांग उठी। उसके बाद हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय के सतत प्रयत्नों से वर्ष 1901 में संयुक्त प्रांत की कचहरी की भाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के समान अधिकार मिला। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले पंडित मदन मोहन मालवीय ने सुझाया। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया। भारतीय संविधान को हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिकी है। संविधान के अनुच्छेद 344 की राजभाषा संबंधी आयोग संसद की समिति का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अनुसार राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग को गठन का आदेश जारी किया। संविधान के अनुच्छेद 344(4) के अनुसार राजभाषा आयोग की सिफारिश की जांच के लिए एक समिति गठित की गई, जिसमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य, इस प्रकार कुल मिलाकर 30 सदस्य थे। राज्यसभा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे थे। आयोग की प्रथम बैठक 15 जुलाई 1955 को हुई थी। संविधान के अनुच्छेद 345 राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से एक या अनेक या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकृत करने के से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 346 के अनुसार एक राज्य तथा दूसरे राज्य के मध्य तथा राज्य व संघ के मध्य संचार की भाषा वही होगी जो उस समय संघ की राज्य भाषा होगी। संविधान के अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध उल्लिखित हैं।
संविधान के अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों में और अधिनियमित विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 349 में भाषा संबंधित विधियों की अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 350 में शिकायतों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन का प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 350 में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं के लिए उल्लेख हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 350 खा में भाषाई अल्पसंख्यकों वर्गों के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख हुआ है। संविधान की अष्टम सूची अनुच्छेद 344 को फर्स्ट 351 में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। राजभाषा के विकास से संबंधित संस्थाएं हमारी हैं। संस्था का इधर नाम है, इधर स्थापना वर्ष है। प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आता है, ये नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1944 में है। फिल्म प्रभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1948 में हुई। साहित्यिक अकादमी नई दिल्ली में, इसकी स्थापना वर्ष है 1954। पत्र सूचना कार्यालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन है, इस नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना हमारी 1956 में हुई। आकाशवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आता है। इसकी स्थापना 1957 में हुई। नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली, इसकी स्थापना 1957 में हुई। केंद्रीय हिंदी निदेशालय दिल्ली, इसकी स्थापना 1960 में। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली, इसकी स्थापना 1961 में। राजभाषा विधायी आयोग गृह मंत्रालय के अधीन नई दिल्ली, 1965 से 75 के बीच में। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो गृह मंत्रालय के अधीन, देश के अनुवाद की सबसे बड़ी संस्था नई दिल्ली, 1971 में। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नई दिल्ली, 1975 में। राजभाषा विधायी आयोग कानून मंत्रालय के अंतर्गत नई दिल्ली। दूरदर्शन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आता है, ये नई दिल्ली, 1976। अष्टम सूची में सम्मिलित 22 भाषाएं हैं। आरंभ में 14 भाषाओं को इस सूची में सम्मिलित किया गया है, जो निम्न हैं। पहली थी हमारी असमिया, दूसरी थी हमारी बांग्ला, तीसरी थी गुजराती, चौथी थी हमारी हिंदी, पाँचवीं थी हमारी कन्नड़, छठी थी कश्मीरी, सातवीं थी मलयालम, आठवीं थी हमारी मराठी, नौवीं थी हमारी उड़िया, 10वीं थी हमारी पंजाबी, 11वीं थी संस्कृत, 12वीं थी हमारी तमिल, 13वीं थी तेलुगु, 14वीं थी हमारी उर्दू। फिर हमारे 21वें संशोधन के अंतर्गत 1967 में सिंधवी भाषा को 15वीं भाषा को शामिल किया गया है। 71वें संशोधन के अंतर्गत 1992 में कोंडकी 16वीं, मणिपुरी 17वीं, नेपाली 18वीं भाषा को शामिल किया गया। फिर 92वें संशोधन के अंतर्गत वर्ष 2013 में बोडो को 19वीं, डोगरी को 20वीं, मैथिली को 21वीं, संथाली को हमारी 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशों का उल्लेख है। भारत की राजभाषा हिंदी व अंग्रेजी दोनों हैं, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 120 की धारा 1 भाग 17 के अनुसार अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन संसद का कार्य हिंदी व अंग्रेजी में किया जाता है। संविधान में आश्वासन दिया गया था कि वर्ष 1965 से सारा कामकाज हिंदी में होगा, परंतु सरकारी नीतियों के कारण ऐसा न हो सका और वर्ष 1963 और 67 में राजभाषा अधिनियम द्वारा हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को सदा के लिए राजभाषा बना दिया गया। हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां और उनके क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में हिंदी की 5 बोलियां हैं। पश्चिमी क्षेत्र में हिंदी की 5 बोलियां हैं। नंबर 1 उसमें हमारी खड़ी बोली या कौरवी। इसका उद्भव जो हमारा हुआ वो शोर सैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फर,
मेरठ, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद है। खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। खड़ी बोली आकार बहुला है। ब्रजभाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती के रूप में हुआ। ये आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तथा उनके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। ब्रजभाषा साहित्य और लोक साहित्य दोनों दृष्टियों में बहुत संपन्न है। ये कृष्ण भक्ति की एकमात्र भाषा है। लगभग सारा रीतकालीन साहित्य ब्रजभाषा में लिखा गया। साहित्यिक दृष्टि में हिंदी भाषा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली साहित्यिक दृष्टि में हिंदी भाषा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली है। साहित्यिक महत्व के कारण ही इसे ब्रजबोली नहीं ब्रजभाषा कहा जाता है। सूरदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, मतीराम, भूषण देव, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर इत्यादि ब्रजभाषा के अमर कवि हैं। साथ ही तुलसीदास भी अपनी कुछ रचनाएं ब्रजभाषा में की, जैसे कवितावली, विनय पत्रिका आदि। ब्रजभाषा देश के ताजिकिस्तान में बोली जाती है। इसे ताजिकी ब्रजभाषा कहा जाता है। वांगड़ू या हरियाणी जो है का विकास उत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप में से हुआ। इसका क्षेत्र दिल्ली का देहाती भाग, हरियाणवी भाषा है वो आकार बहुला है। उसके बाद बुंदेली का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। इसका क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवानी, होशंगाबाद तथा उनके आसपास के क्षेत्र हैं। बुंदेली जो भाषा है वो ओकार बहुला है। उसके बाद हमारा कन्नौजी का भी विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। इसके क्षेत्र इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत। कन्नौजी भाषा ओकार बहुला है। पूर्वी क्षेत्र में हिंदी की 3 बोलियां हैं। नंबर 1 हमारी अवधी है। अवधी का उद्गम अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। इस क्षेत्र में लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, खीरी, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ आदि हैं। अवध में साहित्य तथा लोक साहित्य पर्याप्त मात्राओं में उपलब्ध है। प्रबंध काव्य परंपरा का विकास विशेष रूप से अवधि में हुआ है। सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य की रचना अवधि में हुई थी। मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंझन, जायसी, तुलसीदास, नारायण दास, जगजीवन साहब, रघुनाथ दास, रामसनेरी आदि इसके प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। अवधि में लिखा गया सर्वाधिक ग्रंथ रामचरितमानस है। भारत के बाहर फिजी को अवधि बोलने वाले की संख्या सब अच्छी खासी है। बघेली का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश के ही एक क्षेत्रीय रूप से हुआ। इसके क्षेत्र में रीवा, सतवा, शहडोल, मेहर उसके आसपास हैं। छत्तीसगढ़ी का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से हुआ। इसके क्षेत्र में सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर दुर्ग, राजनांदगांव, कांकेर आदि हैं। उसके बाद हमारा है राजस्थानी क्षेत्र में हिंदी की 4 बोलियां हैं। तो पश्चिमी राजस्थानी, जिसमें मारवाड़ी इसका उद्भव जो हमारा है वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। इसके जो क्षेत्र है हमारा जोधपुर है, मेवाड़ है, सिरोही है, जैसलमेर है, बीकानेर आदि हैं। पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, ढूढ़ाड़ी, इसका क्षेत्र जो हमारा है वो जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ आदि हैं। उत्तरी राजस्थानी मेवाती, ये अलवर है, गुड़गांव है, भरतपुर है।
गुड़गांव, भरतपुर तथा उसके आसपास के बोली जाती है। इसकी एक मिश्रित बोली अहीरवाटी है जो गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। उसके बाद हमारा दक्षिणी राजस्थानी में मालवी है। यह इंदौर, उज्जैन, देवदास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद तथा उसके आसपास के क्षेत्र बोली जाती है। पहाड़ी क्षेत्र में हिंदी की दो बोलियां हैं। पहाड़ी क्षेत्र जो हमारा है हिंदी, उसकी दो बोलियां हैं। पश्चिमी पहाड़ी है उसमें जौनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा आसपास के क्षेत्र बोले जाते हैं। उसके बाद हमारा मध्यवर्ती पहाड़ी जिसमें कुमाऊनी तथा गढ़वाली, क्रमशः कुमाऊँ गढ़वाली उत्तराखंड के क्षेत्र में बोली जाती है। जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र के इसमें दो बोलियां हैं जो कि निम्न हैं, जो कि मैं ऑलरेडी इसमें पढ़ चुका हूँ। अब बिहार क्षेत्र में हिंदी की तीन बोलियां हैं। उसमें क्या पहले हमारी मगही, ये मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई। ये पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर और उसके आसपास बोली जाती हैं। उसके बाद हमारा भोजपुरी, ये मागधी के अपभ्रंश से के पश्चिमी रूप से विकसित हुई। इसके क्षेत्र बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण उसके आसपास के क्षेत्र हैं। जो हिंदी क्षेत्र की बोलियों में भोजपुरी बोलने वाली सर्वाधिक है। भोजपुरी हिंदी की वह बोली है जिसमें सर्वाधिक फिल्में बनी हैं। वर्तमान में दूरदर्शन द्वारा इसके अनेक धारावाहिक प्रसारित हो रहे हैं। भोजपुरी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बोली जाती है। बोली है भारत के बाहर सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, गुयाना, त्रिनिदाद इसमें इस बोली का प्रसार भोजपुरी लिखित इसके साहित्य हैं वो नगण्य हैं। इसकी रचनाकार भिखारी लाल ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर, भोजपुरी का भारतेंदु कहा जाता है। उसके बाद हमारे आती है मैथिली मागधी, अपभ्रंश के मध्यवर्ती के रूप में विकसित हुई। इसके क्षेत्र दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर और इसके आसपास हैं। मगही तथा मैथिली लोक साहित्य की दृष्टि से बहुत संपन्न भाषाएं हैं। मैथिली में साहित्य रचना प्राचीन काल में होती आई है। विद्यापति ने मैथिली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। इसके अतिरिक्त नागार्जुन, गोविंद दास, रणजीत लाल, हरिमोहन झा, राजकमल चौधरी, स्वरगंधा मैथिली के प्रमुख साहित्यकार हैं। हिंदी भाषा की लिपि। भारत में लिपि की प्राचीनता का सबसे पुष्ट प्रमाण सिंधु घाटी की सभ्यता में मिलता है। नागरी और तथा देवनागरी का सर्वप्रथम उल्लेख 8वीं सदी के गुजराती राजा जयभट्ट के उल्लेख में मिलता है। देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है। प्राचीन भारतीय लिपियों में ब्राह्मी लिपि सर्वश्रेष्ठ मानी गई। इसके प्राचीनतम में नमूने बस्ती जिले में पिपरामा के स्तूप तथा अजमेर जिले के बड़ली गांव में प्राप्त शिलालेखों से मिलते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का प्रस्ताव किया था। इसी प्रकार अबुल कलाम आज़ाद ने हिंदी भाषा को रोमन लिपि का समर्थन किया। देवनागरी में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न महादेव गोविंद रानडे ने किया है। हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप। हिंदी विश्व की महान भाषाओं में से एक है। जनसंख्या की दृष्टि से चीनी फिर अंग्रेजी के बाद संसार में बोली जाने वाली सर्वाधिक भाषा है। सोवियत संघ, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, पोलैंड, रोमानिया, फ्रांस, अफ्रीका
इत्यादि देशों में अन्य भाषाओं के रूप में हिंदी अध्यापन के प्रति रुचि बढ़ रही है। मॉरिशस के अभिमन्यु अनंत ने 14 उपन्यास तथा लगभग 200 से कहानियों की रचना की है। इनके उपन्यासों में लाल पसीना 1977 में सर्वश्रेष्ठ अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। फिजी, मॉरिशस, नेपाल, सूरीनाम, त्रिनादाद, म्यांमार आदि देशों में हिंदी की अनेक पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं। म्यांमार में ब्रह्मदेश नामक पत्रिका का विगत कई वर्षों से प्रकाशित हो रही हैं। फिजी सरकार द्वारा सूचना विभाग शंख नामक पत्रिका का प्रकाशन कर रहा है। उसके बाद हमारा है फिजी के जोगिंदर सिंह कंबल को फिजी के प्रेमचंद्र कहा जाता है। इन्होंने सवेरा वर्ष 1976, धरती मेरी माता वर्ष 1978, करवट वर्ष 1900 आदि उपन्यास तथा इंसान जाग उठा वर्ष 1959 के देखो भी दीप वर्ष 1960, आज़ादी की किरणें वर्ष 1970, हीर रांझा वर्ष 1971 में सर्वश्रेष्ठ नाटकों की रचना की। विश्व हिंदी सम्मेलन हुए। विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएनओ की भाषाओं में हिंदी को स्थान दिलाना तथा हिंदी प्रचार प्रसार करना। अब तक निम्नलिखित सम्मेलन संपन्न हुए वो क्रमशः, और ये हमारे क्रमशः हैं और दिनांक और आयोजन स्थल हैं। हमारा जो पहला हुआ, जो पहला 10 से 14 जनवरी 1975 जो हमारा नागपुर में हुआ। दूसरा हमारा हुआ 28 से 30 अगस्त 1976 पोर्ट विलियम, मॉरिशस में हुआ। तीसरा जो हमारा हुआ 28 से 30 अक्टूबर 1983 नई दिल्ली में हुआ। चौथा 2 से 4 दिसंबर 1993 पोर्ट लुई, मॉरिशस में, मॉरिशस। उसके बाद हमारा पाँचवा जो हमारा है 4 से 8 अप्रैल 1976 पोर्ट ऑफ स्पेन। उसके बाद हमारा छठा जो है 14 से 18 सितंबर 1999 लंदन में। सातवां 5 से 9 जून 2003 में ये सूरीनाम में हुआ। आठवां हमारा 13 से 15 जुलाई 2007 न्यूयॉर्क, अमेरिका में। नौवां हमारा जो सम्मेलन हुआ 22 से 24 सितंबर 2012 जो हमारा दक्षिण अफ्रीका में हुआ। उसके बाद हमारा 10 से 12 दिसंबर। जो 10वां हमारा हुआ 10 से 12 सितंबर 2015 जो भोपाल, मध्य प्रदेश में। अब हम लोग देखते हैं उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ? वो हुआ हमारा जवानी हिंद। फिर हमारा हुआ खली कबारी किसकी रचना है? वो हमारी रचना है अमीर खुसरो की। यूजीसी नेट JRF जून 2009 में आया। उसके बाद खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम बताइए। यह है अमीर खुसरो। हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? वो हमारा पहले है पाली आया, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अपभट्ट। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा। साहित्य अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? ये कहा हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था क्या है? अपभट्ट है। शौरसेनी अपभ्रंश के किस उपभाषा का विकास हुआ? शौरसेनी अपभ्रंश के किस उपभाषा का विकास हुआ? वो हमारा हुआ राजस्थानी। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है 9 संक्रांति काल कहलाता है। उसके बाद हमारा है 10वां क्वेश्चन चंद्र शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का सर्वप्रथम कवि कहा? वो हमारा कहा राजामुंज।
उसके बाद जो 11वां है, अपभ्रंश को प्राकृत प्राकृत भाष हिंदी किसने कहा? ये कहा रामचंद्र शुक्ल ने। पंजाबी का विकास किस अपभ्रंश भाषा से हुआ? ये हमारा हुआ ऑप्शन डी, पैसाची से। फिर हमारा 13वां क्वेश्चन है, बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? ये हमारा मगधी से हुआ। उसके बाद अर्धमागधी अपभ्रंश किसका किसका विकास हुआ? ये हमारा हुआ पूर्वी हिंदी से। पंद्रहवां क्वेश्चन हमारा है, सुमिलित कीजिए। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 15 का, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। फिर हमारा 16 क्वेश्चन है, सोर्स यानी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं। तो हमारा ऑप्शन है बी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी, गुजराती। उसके बाद सिंधी भाषा। 17वां क्वेश्चन हमारा है, सिंधी भाषा का उद्भव कहाँ हुआ? सिंधी भाषा का उद्भव हमारा ऑप्शन ई, ब्रांचण अपभ्रंश से। फिर इसके बाद अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? ये हमारे ऑप्शन अर्धमागधी से हुआ। उसके बाद कचहरी में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता था? ये ऑप्शन डी, भारत और मित्र को कहा जाता था। नगरी पचाड़ी महासभा की स्थापना कब हुई? ये इसकी स्थापना हुई 1893 ईसा पूर्व में। उसके बाद हमारा नगरी पचाड़ी सभा के संस्थापकों में से ये थे शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। काशी नगरी पचाड़ी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 में। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? कोलकाता में। पच्चीसवां क्वेश्चन कह रहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस वर्ष स्वरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था? वो हमारा किया गया था 1903 में। उसके बाद संविधान सभा और हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने पास किया था? ये हमारा किया था गोपाल स्वामी अयंगर ने। भारतीय संविधान को हिंदी की मान्यता कब मिली? ये 14 सितंबर 1949 को। 28वां क्वेश्चन कर रहा है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? ये हमारा पंडित मदन मोहन मालवीय ने। उसके बाद हमारे में भारतीय भाषाओं में भारतीय संविधान को किस सूची में रखा? ये अष्टम सूची में रखा है। तीसरा, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि की नागरिक है? ये हमारा ऑप्शन है 343 अनुच्छेद में। इनमें से किसको संविधान का अष्टम सूची सम्मिलित नहीं किया गया है? वो हमारा किया गया है ऑप्शन सी, ब्रज को। बाकी ये डोगरी है, मैथिली है, असमिया, ये हमारी सारी लैंग्वेज है। ब्रज को सम्मिलित नहीं किया गया। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का स्थापना कब हुई? ये हमारा 1961 में। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? तो हमारी 5 हैं। इनमें कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? इनमें कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो ये है हमारी बिहारी। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ये है हमारी
अवधी, पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है? जो पश्चिमी बोलियों की संख्या कितनी हमारी है, वो हमारी है 5। पूर्वी हिंदी की बोलियाँ अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी हैं। भोजपुरी, मगधी और मैथिली बोलियों किससे संबंधित हैं? बिहारी हिंदी से। उनतालीस, गुड़गांव, दिल्ली, करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहिरवाटी का संबंध किससे है? तो ये हमारे उत्तरी राजस्थानी से। मैथिली में साहित्यिक सर्जन करने वाला ये है हमारे विद्यापति। पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम वो है ढूढ़ाडी। निम्नलिखित 42 क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतकालीन साहित्य का सर्जन है? ये हमारी ब्रजभाषा में। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा से संबंधित है? किस भाषा की रचना है? वो हमारी है ब्रजभाषा से। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली के अनुवाद किसने किया है? ये हमारा किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने। खड़ी बोली कहा जाता है, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? क्वेश्चन हमारा है खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो हमारा 45 इसका 45 क्वेश्चन हमारा है। तो ये बोली जाती है मेरठ में। उसे खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? जनपदी हिंदुस्तानी का। किस क्षेत्र की बोली को कोशिका कहा जाता है? ये कोशिका कहा जाता है ऑप्शन सी बनारस को। उसके बाद हमारा पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई? ये हमारा सौसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो हमारी कन्नड़ है। पश्चिमी हिंदी का सर्वाधिक विकास प्रमुख बोली में कौन सी है? तो ये हमारी ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा के अपभ्रंश से सौसैनी से है। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? प्रेम सागर ने। ये हमारा 52 का डी। उसके बाद खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी। रामचरितमानस किस भाषा से लिखी गई? अवधी भाषा में लिखी गई है। हिंदी 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 भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। पूर्वी हिंदी में मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? मगधी से। तुलसीकृत विनय पत्रिका ये ब्रजभाषा से है। निम्नलिखित में बोलियों में कौन सी बोली जाती है जो उत्तर प्रदेश में बोली नहीं जाती है? निम्नलिखित बोलियों में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? ये मैथिली नहीं बोली जाती। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? ये ब्राह्मी से। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ? ब्राह्मी लिपि में। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मॉरिशस का प्रेमचंद किसे बोला जाता है? अभिमन्यु अनंत को। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2015 का आयोजन कहाँ स्थल था? भोपाल में। लाल पसीना का उपन्यास किसके लिखा? अभिमन्यु अनंत का। उसके बाद में हमारा इनमें से किस बोली को बिहारी हिंदी के संबंध नहीं है? ये हमारा है 65 का ऑप्शन है अवधि से। निम्नलिखित में कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? ये हमारा राजा लक्ष्मण सिंह। दोहा मूलतः किस भाषा से संबंधित है? इसका ये हमारा अपभ्रंश से है। ये हमारा उत्तरमाला है। आप लोग क्वेश्चन और आंसर मिलान कर सकते हैं।